अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी पर। ना आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अर्थवर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, केचुआ। क्या कहते हैं हम उसको? केचुआ। ना जो अर्थवर्म होता है, जो केचुआ होता है, हम इससे मानूस है, हम उसको देखते हैं। हम आमतौर पे ये जो केचुआ है इसको सिद्धोड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम सिद्धोड़ कहते हैं, केचुआ होते हैं ना। ये जो सिद्धोड़ है, ये जो केचुआ है, ये कैसा होता है? तो जो केचुआ होता है, केचुआ एक सुर्ख, कैसा होता है ये? सुर्ख भूरा जमीनी गैर फिक्रिया। कैसा होता है? गैर फिक्रिया। अब गैर फिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इनवर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं हम उसको? इनवर्टिब्रेट। फिक्रिया, गैर फिक्रिया। तो आपको याद होगा जब हमने मेंढक के मामले में बात किया था, तो मेंढक के मामले में हमने कहा था कि फिक्रिय जानदार। ये कैसा है? गैर फिक्रिय जानदार, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होती है? इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, या हम कहेंगे इसके पास फिक्रिया नहीं होता, या फिक्रा नहीं होता है। फिर ये जो होते हैं, ये हमेशा आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये आपको नम मिट्टी में। कहाँ दिखाई देंगे आपको? नम मिट्टी में। और नम मिट्टी के भी ऊपरी सतह पर ये मौजूद होते हैं। फिर दिन के वक्त में ये मिट्टी में सुराख करके, क्या करके? सुराख करके रहते हैं। ये जो सुराख होता है इसको कहा जाता है बरोज। क्या कहा जाता है सुराख को? बरोज। तो इंग्लिश में इसके लिए एक स्पेशल लफ्ज है, वो है बरोज। और ये जो बरोज बनाते हैं, ये जो सुराख बनाते हैं, ये जो होल बनाते हैं, और ये होल को जब वो घर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस बरोज को बनाने के लिए वो क्या करते हैं? जो जमीन होती है, उस जमीन को निगल कर, उस जमीन को क्या करते हैं? वो निगलते हैं, मतलब उसका वो क्या करते हैं? स्वॉलोविंग। क्या करते हैं उसको? वो स्वॉलोविंग करते हैं। स्वॉलोविंग करने का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? मिट्टी को खाते हैं, और मिट्टी को खाने के बाद उसको चबाते हैं। चबाने के बाद उस मिट्टी के अंदर अपने जिस्म के अंदर का जो मादा होता है चिकनाहट वाला, उसको भरते हैं, और फिर जिस्म के बॉडी से उसको बाहर खारिज करते हैं। बाहर खारिज करने के बाद उसका इस्तेमाल करके वो क्या बनाएंगे? उनका घर बनाएंगे। फिर अगर आप इनको गार्डन में यानी बागीचे में अगर इनको ढूंढना है, तो बागीचे में अगर इनको ढूंढना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? इनको इसके फुजले, उनके जिस्म से जो फुजला है उसके जरिए से उनका क्या किया जाता है? पताया लगाया जाता है। और ये जो पता लगाते हैं, और पता लगाया जिस फुजले के जरिए किया जाता है, उस फुजले को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, वर्म कास्टिंग के तौर पे। किसके तौर पे? फर्टिलाइजर के तौर पे, या दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे कि हम उसको क्या कहते हैं? खाद। किस तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं? खाद के तौर पे हम उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फिर हिंदुस्तानी जो केचुए हैं, या हिंदुस्तानी जो अर्थवर्म है, उनकी कुछ खास नू है। एक खास नू, एक खास किस्म है फेरेटिमा, दूसरा है लुम्ब्रिकॉइड्स। दूसरी कौन है? लुम्ब्रिकॉइड्स। तो इनकी जो नू है, या इनकी जो किस्में हैं जो हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में मौजूद है, एक है फेरेटिमा। कौन है? फेरेटिमा। और दूसरा है लुम्ब्रिक। फेरेटिमा है, लुम्ब्रिकॉइड, ये दो है। जैसा हमने कहा कि जो मेंढक है ना, फुजला मतलब उनके जिस्म का जो फाजिल मादा है, खारिज मादा है, उसको कहते हैं फुजला। जैसा हमारे जिस्म से फुजला निकलता है ना, जिसको हम लैट्रिन कहते हैं, जिसको हम स्टूल कहते हैं, जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं, वैसे इनके जिस्म से जो फाजिल मादा निकल रहा है, गैर जरूरी मादा निकल रहा है, उसको क्या बोला जाता है? फुजला। वो फुजले को खाद के तौर पे, वर्म कास्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया राजी। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आपको याद होगा कि मेंढक, मेंढक का नाम क्या था साइंटिफिक? मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या था? राना टिगरीना। जी,
और कॉकरोच का यानी झिंगुर का, झिंगुर का नाम याद आ रहा है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। और अब यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है केचुए की, अर्थवॉर्म की। उसका एक नाम है फेरिटीमा और दूसरे का नाम क्या है, लुम्ब्रिकॉइड। याद रहेगा, तो ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ना अगर इनकी शक्लों की बात करें, इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो इनकी मॉर्फोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि जो केचुआ होता है ये बहुत लंबा होता है। केचुए जो होते हैं ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। जो केचुआ होता है तो केचुए का लंबा बेलन नुमा जिस्म होता है। कैसा होता है, लंबा बेलन नुमा। फिर जो एक जैसे बहुत सारे हिस्से में बटा होता है। अब एक जैसे बहुत सारे हिस्से का मतलब क्या होता है, यहां हिस्से का मतलब है सिगमेंट। यहां हिस्से का मीनिंग क्या है, सिगमेंट। यानी यहां हिस्से को दूसरे लफ्ज में क्या बोला जा रहा है, टुकड़े। तो ये छोटे छोटे आपको जिस्म के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे इनके क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। और ये जितने भी टुकड़े हैं तो आप इनको अगर गौर से देखेंगे तो सारे टुकड़े एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, मेटामर। क्या कहा जाता है इनको, मेटामर। इस तरह से इनके पास 100 से 120 तकरीबन कितने मेटामर है इनके पास, 100 से लेकर 120 मेटामर है। एक जैसे दिखने वाले सिगमेंट है, एक जैसे दिखने वाले टुकड़े मौजूद होते हैं। इनकी जो जिस्म की जाहिरी सतह है यानी जो बाहर की सतह है, पर एक दरमियानी, इनकी जो जिस्म की बाहरी सतह है यानी यहां पर दूसरे लफ्ज में हम उसको कहते हैं डॉर्सल साइड। क्या बोलते हैं उसको, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब जोहरी, जोहरी जानिब। क्या बोलते हैं इसको, जोहरी जानिब। तो इनकी जो जोहरी जानिब होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस कहते हैं, वहां पर क्या मौजूद होता है, वहां पर मौजूद होता है दरमियानी जोहरी लाइन। क्या होती है वहां पर, दरमियानी जोहरी लाइन यानी एक खत होता है। क्या होता है, खत होता है जो बाहर की तरफ होता है, जोहरी जानिब। यानी यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पर अगर मैं समझाने के लिए आपको बनाऊं तो इस तरह से यहां पर एक खत होता है जो दरमियान में है, ठीक है। इस तरह से इनके पास क्या होती है, दरमियानी जोहरी लाइन। अब ये जो दरमियानी जोहरी लाइन है, इस दरमियानी जोहरी लाइन का दूसरा एक और नाम है, या ये कहा जाता है कि वो क्या होती है, वो जोहरी शरियान है। वो क्या है, जोहरी शरियान। बाहर की सतह से दिखाने वाली क्या है, दिखने वाली क्या होती है, वो जोहरी जानिब की क्या होती है, वो शरियान होती है। फिर ये जो जोहरी शरियान है ये जिस्म के तूलुल बलदी महवर की तरफ होती है। कैसी होती है, तूलुल बलदी। तूलुल बलदी मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। तूलुल बलदी का मतलब क्या होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, लॉन्जिट्यूडिनल, ये तूलुल बलदी होती है ना। इसके बतनी सतह पर, अब इसके बतनी सतह की अगर बात करें यानी पेट वाली साइड की अगर बात करें, अंदर साइड की बात करें, तो यहां पर क्या होती है, यहां पर होती है जेनाइटल ओपनिंग। यानी क्या होती है, पोर होती है। यहां देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है, यहां पर जेनाइटल ओपनिंग होती है, जेनाइटल पोर होती है। अब ये बतनी साइड का मतलब क्या होता है, ये हो गया जोहरी। बतनी के लिए यहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज है वेंट्रल। कौन सा साइड, वेंट्रल साइड। इस वेंट्रल साइड को यहां पर ट्रांसलेट क्या किया गया है, बतनी। यानी मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो ये जो साइड है मेरा, ये बतनी साइड है, और ये जो साइड है मेरा, ये जोहरी साइड है। तो ये है डॉर्सल और ये साइड है मेरा क्या है, वेंट्रल। तो अब ये जो वेंट्रल साइड है, बतनी साइड है, उस बतनी साइड को, वेंट्रल साइड को आप कैसा पहचानेंगे, तो यहां पर क्या मौजूद होता है, यहां पर मौजूद होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जेनाइटल, क्या बोला जाता है इसको, जेनाइटल ओपेनिंग। क्या कहा जाता है इसको,
जेनाइटल ओपनिंग। अब जेनाइटल ओपनिंग कितनी होगी? तो हमको मालूम है जेनाइटल जब भी वर्ड यूज होता है तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तौलीदी अजू के लिए। तो यहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग का मतलब क्या है? तौलीदी अजू का जो मुंह होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और जब जेनाइटल ओपनिंग होगी तो जेनाइटल ओपनिंग दो होगी। एक जेनाइटल ओपनिंग वो होगी जो नर के लिए होगी, नर तौलीदी उजू के लिए होगी। दूसरी जो जेनाइटल ओपनिंग होगी वो मादा उजू के लिए होगी। इसलिए यहां पर देखिए इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा है, एक है फीमेल जेनाइटल अपर्चर और दूसरा है मेल जेनाइटल अपर्चर। ये जो अपर्चर वर्ड है, अपर्चर का भी मतलब क्या होता है? ओपनिंग होता है। उसका भी मतलब क्या होता है? पोर होता है। और इन तीनों का मतलब होता है सुराख। इन तीनों का मतलब क्या होता है? सुराख। ठीक है, तो यहां याद रखना है इसके पास क्या होता है? पोर होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, नाउ अब इसके अगले सर पर, अब अगले सर का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि यहां पर तीन अलग अलग लफ्ज आपको समझ रहे हैं। एक लफ्ज हमने कहा डॉर्सल, जिसको हम कहते हैं जोहरी जानिब। दूसरा वर्ड वेंट्रल, जिसको हम कहते हैं बतनी जानिब। ठीक है, तीसरा एक लफ्ज यहां पर और है। वो तीसरा लफ्ज क्या हो रहा है? वो तीसरा लफ्ज है अगले सर। अगले, अगले वर्ड का मतलब यहां पर क्या होता है? अगले का मतलब होता है अगले और पिछले। तो अगले लफ्ज के लिए यहां पर इस्तेमाल होता है एंटेरियर। क्या बोला जाता है? एंटेरियर। जब सबसे आगे का है, यानी ये मेरा जो सर है ये कौन सी साइड है? एंटेरियर। और जहां मेरे पाऊ है वो कौन है? पोस्टेरियर। तो यहां पिछले के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, पिछले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पोस्टेरियर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? पोस्टेरियर। तो आगे के लिए वेंट्रल, पीछे के लिए डोर्सल, ऊपर के लिए सर की तरफ एंटेरियर, पैर की तरफ पोस्टेरियर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हम किसी एनिमल को समझते हैं, किसी हैवान को समझते हैं, तो इस तरह इन अल्फाज के अंदर हम उसको इंडिकेट करते हैं, मार्क करते हैं, निशान करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको निशानदही करना है तो उस निशानदही के लिए आप क्या करते हैं? इस तरह से अल्फाज बायोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आप एक ऑपरेशन थिएटर में है, आप एमबीबीएस डॉक्टर है, बीडीएस डॉक्टर है। अब आप क्या करेंगे? आपको जो आपका पेशेंट है उसको किधर सुलाना है? आपको उसको पेट की तरफ सुलाना है, यानी उसको पेट की तरफ उसको सुलाना है। तो आप बोलेंगे कि इसको किस तरफ लिटा दो? आप बोलेंगे इसको वेंट्रल साइड पे लिटा दो। अगर आपको उसकी पीठ टेबल पे चाहिए तो आप बोलेंगे कि इसको डॉर्सल की तरफ सुला दो। मतलब पीठ कहाँ रहेंगे? टेबल की तरफ, मतलब डॉर्सल साइड। पेट की तरफ अगर या टेबल के ऊपर अगर पेट रखना है या सामने वाला पोर्शन रखना है तो आप बोलेंगे इसको वेंट्रल। अगर आपको उसका सर का ऑपरेशन करना है या सर की तरफ कुछ बातें करना है तो आप बोलेंगे कि इसका एंटेरियर साइड पे प्रॉब्लम है। अगर पैर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे इसके पोस्टेरियर साइड में प्रॉब्लम है, यानी इसके पैरों की तरफ हमको क्या करना है? देखना है। तो इस तरह से वहां पर क्या होते हैं? टर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक और लफ्ज है, यहां पर याद रखिए कि इसके अगले स्तर पर क्या होता है? इसके अगले सिरे पर दहाना और प्रोस्टोमियम। अब ये दो अल्फाज है यहां पर। एक है दहाना। दहाना मतलब, दहाने का मतलब क्या होता है? दहाना हम पढ़ते हैं ना कि हम दहाने पे आके खड़े हो गए। हम क्या बोलते हैं? दहाने पर आके खड़े हो गए। दहाने पर आके खड़े हो गए मतलब मुंह पर आके खड़े हो गए। दहाने का मतलब क्या होता है? मुंह। दहाने का मतलब होता है माउथ। दहाने का मतलब क्या होता है? माउथ। या दहाने का मतलब क्या होता है? मुंह। और ये जो प्रोस्टोमियम है, प्रोस्टोमियम, ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये जो अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म का जो मुंह है, इस मुंह के ऊपर जो कवर है, उस कवर को बोला जाता है प्रोस्टोमियम। इसके मुंह के ऊपर जो कवर है उस कवर को क्या बोला जाता है? प्रोस्टोमियम। तो देखिए ये प्रोस्टोमियम है और ये उनका माउथ है। इस माउथ के ऊपर ये जो कवर है, इस कवर को बोला जाता है प्रोस्टोमियम। अब ये प्रोस्टोमियम क्या करता है? ये मुंह को चारों तरफ से ढकता है।
ये क्या करता है, मुंह को चारों तरफ से ढकता है। दूसरा ये क्या करता है, ये मिट्टी को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। यानी इसको जब जमीन के अंदर गड्ढा करना होगा, जमीन के अंदर होल करना होगा, तो उस वक्त मिट्टी को क्या करना होगा, खोदना होगा, मिट्टी को तोड़ना होगा। तो मिट्टी को तोड़ने का और खोदने का काम वो किससे लेगा, प्रोस्टोमियम से। फिर जिससे ये रेंगने में भी क्या करता है, मदद लेता है। यानी इसको जब रेंगना होगा तो रेंगने के लिए भी वो किसकी मदद लेगा, प्रोस्टोमियम की। किसकी मदद लेगा, प्रोस्टोमियम की। किसकी मदद लेगा वो, प्रोस्टोमियम की मदद लेगा। तो यहां पर याद रखना है कि इनका जो सर है, जो अगला साइड है, एंटेरियर साइड है, वहां पर मुंह होता है और वहां पर क्या होता है, प्रोस्टोमियम। फिर एक और चीज याद रखिए कि ये जो प्रोस्टोमियम है, प्रोस्टोमियम ये काम हवासी है। ये कौन सा हिस्सा है, ये हवासी हिस्सा है। यानी ये जो प्रोस्टोमियम है, इस प्रोस्टोमियम का जो काम है वो काम क्या है, हवासी आजा है, या हम कहेंगे ये कैसा है, हिस्सी आजा है। ये क्या है उसका, हिस्सी उजू। हिस्सी उजू का मतलब क्या है कि बाहर जो भी टच है, बाहर जो भी इन्वायरमेंट है, बाहर जो भी चीज रखी हुई है, उसको महसूस करना है, उसको फील करना है। तो वो फील करना है, उसको महसूस करना है, मालूम करना है, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, प्रोस्टोमियम। किसका इस्तेमाल करेगा, प्रोस्टोमियम। फिर यहां पर एक और चीज याद रखिए कि जिस्म का जो पहला हिस्सा है, यानी जो पहला सिगमेंट है, ये वाला जो सिगमेंट है ना, ये पहला सिगमेंट, फर्स्ट सिगमेंट, ये फर्स्ट सिगमेंट है उसका, है ना, ये वाला फर्स्ट सिगमेंट। अगर इसको इधर बताए तो ये कौन है, फर्स्ट सिगमेंट। इस फर्स्ट सिगमेंट को कहा जाता है पेरिस्टोमियम। क्या कहते हैं उसको, पेरिस्टोमियम। दो लफ्ज देखिए, एक है पेरी, एक है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है कवर। प्रो का मतलब क्या होता है, कवर। और पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है पहला सिगमेंट, पहला हिस्सा, पहला टुकड़ा। उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, पेरिस्टोमियम। यहां तक बात समझ में आई, यहां पर किसी को कोई डाउट है, कोई है ऐसा जिसको बात नहीं समझ आ रही है? कोई है ऐसा? ठीक है, चलिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ना, यहां पर क्या होता है, जो मुंह है, उस मुंह के अंदर क्या होता है, बक्कल सिगमेंट। क्या होता है, बक्कल सिगमेंट। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो पहला हिस्सा है, मैं थोड़ा जरा इसको और साफ करता हूं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो हिस्सा है, ये उसका पहला हिस्सा है, और इस पहले हिस्से को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम। अब इस पहले हिस्से के बाहर जो है ये क्या है, माउथ, और अंदर का जो हिस्सा है, अंदर वाला जो है, उसको क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं उसको, बक्कल कैविटी, या हम कहेंगे जोफ। क्या कहेंगे, जोफ, जोफे दहन, क्या बोलेंगे हम उसको, जोफे दहन। क्या बोल सकते हैं हम उसको, जोफे दहन। फिर एक बालिग जो केचवा होता है, एक बालिग जो केचवा होता है, उस केचवे के 14 से लेकर 16वें हिस्से तक, यानी 14 से लेके 16वां जो सिगमेंट है, कौन सा 14 से लेकर 16, 14 से लेकर 16, ये जो सिगमेंट है, 14 से लेकर 16 जो सिगमेंट है, वहां पर हुदूदी बाफ्त, ये बहुत अहम है। वहां पर क्या होता है, हुदूदी बाफ्त। हुदूदी बाफ्त का बना हुआ नुमाया गहरे रंग का, गहरे रंग का मतलब डार्क रंग का एक बैंड होता है, एक बैंड होता है, एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टा होता है। उस पट्टे को क्या कहा जाता है, उस पट्टे के जरिए, उस बैंड के जरिए उस ढका होता है, उसको कहा जाता है क्लाइटेलम। क्या कहते हैं उस पट्टे को, क्लाइटेलम। तो यहाँ याद रखना है, इनका ये जो बालिग केचवा है, उस बालिग केचवे के अंदर जो 14 से लेकर जो 16वां हिस्सा है, जो सिगमेंट है, वहां पर हुदूदी बाफ्त होती है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं वहां पर,
हुदूदी बाफ, यानी वहां कौन होते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू। याद आया है आपको, हमने ग्लैंड्यूलर टिश्यू अभी पढ़ा है पीछे। ठीक है, हुदूदी बाफ्त होती है, और ये जो हुदूदी बाफ्त होती है उसका कलर जो होता है, जो रंग होता है, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, गहरा होता है, गहरा होता है, डेंस होता है। ठीक है, तो ये गहरा कलर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लाइटेलम। क्या कहा जाता है इसको, क्लाइटेलम। क्या कहा जाता है इसको, क्लाइटेलम। इस तरह ये जो कॉकरोच, सॉरी ये जो अर्थवर्म है, केचुआ है, इसके जिस्म 3 हिस्सों में बटा होता है। इसके जिस्म को कितने हिस्सों में बटा जाता है, 3 हिस्से में। एक को कहा जाता है प्री क्लाइटेलर, दूसरे को कहा जाता है क्लाइटेलर, तीसरे को कहा जाता है पोस्ट क्लाइटेलर। तो ये देखिए यहां पर कौन है, क्लाइटेलम। ये कौन है, क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम से पहले वाला जो हिस्सा होगा, क्लाइटेलम से पहले जो हिस्सा होगा, जो पार्ट होगा, उसको क्या कहा जाएगा, प्री क्लाइटेलर। और यहां से इसके बाद जो होगा वो कौन होगा, पोस्ट। क्या होगा, पोस्ट क्लाइटेलर। ठीक है, तो यहां याद रखना है, ये है क्लाइटेलम, इस क्लाइटेलम से पहले प्री क्लाइटेलर, इस क्लाइटेलम के बाद है पोस्ट क्लाइटेलर हिस्सा। ना यहां पर एक और चीज याद रखना है कि यहां दो हिस्सों के दरमियान, यहां क्या होता है, दो हिस्सों के दरमियान यहां पर एक और चीज है जिसको अच्छे से समझना है। वो क्या है, यहां पर दो हिस्सों के दरमियान, दो हिस्से मतलब दो सिगमेंट्स। ये एक और अच्छा पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है बच्चों, कि यहां पर क्या होता है, यहां पर दो हिस्सों का मतलब यहां क्या हो रहा है, सिगमेंट। दो हिस्सों का मतलब क्या होता है, सिगमेंट। इन दो हिस्सों के बीच में जो सिगमेंट होता है इसको कहा जाता है ग्रूव। क्या कहा जाता है इसको, ग्रूव। और ये जो ग्रूव है जो दो हिस्सों के बीच में है उसको कहा जाता है इंटर सिगमेंटल। क्या कहा जाता है इसको, इंटर सिगमेंटल ग्रूव। क्या कहा जाता है इसको, इंटर सिगमेंटल ग्रूव। इंटर सिगमेंटल ग्रूव का मतलब क्या है, इंटर सिगमेंटल ग्रूव का मतलब है दो हिस्सों के बीच में ग्रूव, दो हिस्सों के दरमियान या दो सिगमेंट के दरमियान का ग्रूव। ग्रूव का मतलब क्या होता है, ग्रूव का मतलब होती है दीवार। ग्रूव का मतलब क्या होता है, दीवार। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, सिगमेंट्स है। ये एक सिगमेंट है, उसके बाजू दूसरा है, उसके बाजू तीसरा है, उसके बाजू चौथा है। अब ये दो सिगमेंट के बीच में ये कौन है, ग्रूव। ये दो सिगमेंट के बीच में ये कौन है, ग्रूव। ये दो सिगमेंट के बीच में कौन है, ग्रूव। इसलिए कहा जा रहा है दो सिगमेंट, दो हिस्सों के दरमियान क्या होता है, एक दीवार होती है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रूव। अब ये जो ग्रूव है इसकी खास बात क्या होती है, इस ग्रुप की खास बात क्या होती है, इस ग्रुप की खास बात ये होती है कि यहां पर 5वें से लेके 90 हिस्से, 5 से लेके 90 हिस्से में वेंट्रोलेटरल साइड, कौन सी साइड हो गई है, वेंट्रोलेटरल साइड पर 4 जोड़ी, वेंट्रोलेटरल साइड पर 4 जोड़ी होती है। किसकी होती है, वो होती है स्पर्मैथिका। स्पर्मैथिका अपर्चर, इसकी होती है स्पर्मैथिका अपर्चर। स्पर्मैथिका क्या होती है, तो जब हम कॉकरोच पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा कि जो स्पर्म को जमा करके रखने वाली थैली होती है, उस स्पर्म को जमा करके रखने वाली थैली को कहा जाता है स्पर्मैथिका। और इस थैली का जो मुंह होगा, इस थैली का जो मुंह होगा, उस मुंह को कहा जाता है स्पर्मैथिकल अपर्चर। अब यहां पर मेरे को एक लफ्ज आपको समझाना है, वो है वेंट्रोलेटरल। क्या है वो, वेंट्रोलेटरल। हमने क्या कहा, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉकरोच है, ये सॉरी बार बार कॉकरोच आ जा रहा है,
केचुआ, ठीक है, ये एक केचुआ है, उसका ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, चौथा सेगमेंट है। अब ये जो साइड है, ये साइड उसकी बतनी साइड है, सामने वाले हिस्सा है, यानी ये बतनी है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल। और अगर पीछे की साइड हो तो हम क्या बोलेंगे इसको, डॉर्सल। पीछे की साइड हो, जोहरी जानिब हो तो हम क्या कहते हैं, डॉर्सल। फिर आजू बाजू जो है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फ्रंटल साइड वेंट्रल, पीछे की साइड डॉर्सल, ऊपर की साइड एंटेरियर, पैरों की साइड पोस्टेरियर। तो फिर आजू बाजू क्या होता है, ये जो आजू बाजू की साइड होती है उसको कहा जाता है लेटरल। क्या कहा जाता है इसको, लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होता है, आजू एंड बाजू। क्या कहा जाता है उसको, आजू, और उसको क्या कहा जाता है, बाजू। क्या कहा जाता है इसको, आजू, और उसको क्या कहा जाता है, बाजू, आजू बाजू। तो यहां पर जब वो 5 से 9 हिस्से में वेंट्रोलेटरल कह रहा है, इसका मतलब यहां पर एक, यहां पर है एक, यहां पर है। वेंट्रो मतलब सामने है, लेटरल मतलब आजू बाजू है। वेंट्रो मतलब सामने है, आजू बाजू है, वेंट्रो मतलब सामने है, और दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू होती है। तो ये जो स्पर्मेथिकल अपर्चर है, उनकी जो ओपनिंग होती है, उनकी जो होल होती है, वो क्या होती है, आजू बाजू और सामने की जानिब होती है। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है क्या? बस हाँ 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 या नो नो नो, ऐसा नहीं करने का बच्चों। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए ना, अब हम बात कर रहे हैं स्पर्मेथिकल अपर्चर। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वहां पर क्या होती है, 5 से 9 सिगमेंट के अंदर, 5 से लेकर 9वें सिगमेंट तक वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है स्पर्मेथिकल अपर्चर। और स्पर्मेथिकल अपर्चर क्या होता है मैंने पहले बताया है ना। फिर यहां पर एक बात याद रखिए, जो 14वां हिस्सा है या जो 14वां सिगमेंट है, इस 14वें सिगमेंट के मिड वेंट्रल लाइन, कौन सी लाइन, मिड वेंट्रल। देखिए अभी, और ये है साइड, ये है सिगमेंट्स, और इन सिगमेंट्स के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 14 सिगमेंट है, ठीक है, और ये जो सिगमेंट है ये सामने वाला सिगमेंट है, मतलब वेंट्रल है। अब बात हो रही है मिड और बात हो रही है वेंट्रल। मिड का मतलब हो गया बीच में, और वेंट्रल का मतलब हो गया वेंट्रल साइड। तो ये जो 14वां सिगमेंट है, यहां पर मिड वेंट्रल क्या होती है, यहां पर विंड वेंट्रल क्या होती है मिड वेंट्रल पे। इस मिड वेंट्रल पे एक अकेला, यानी ये सिंगल, अकेला क्या होता है, अब एक अकेला, एक अकेला क्या होता है, फीमेल जेनाइटल पोर। क्या होता है ये, फीमेल जेनाइटल पोर। क्या होती है, फीमेल जेनाइटल पोर मीन्स मादा तौलीदी, मादा तौलीदी अजू। और इस मादा तौलीदी अजू का यहाँ पर क्या होता है, मुंह होता है, माउथ होता है, जिसको कहा जाता है फीमेल जेनाइटल पोर। फिर यहां पर है 18वां सिगमेंट, यानी ये 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। अगर ये 18वां सिगमेंट है, तो इस 18वें सिगमेंट में क्या होता है, वेंट्रोलेटरल साइड। क्या होती है, वेंट्रो, वेंट्रो मतलब सामने, लेटरल मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। यहां पर दो, यहां पर क्या है, दो होल है, दो सुराख है, और ये जो दो सुराख है, या हम क्या कहेंगे, एक जोड़ी। क्या कहते हैं इसको, एक जोड़ी। एक जोड़ी किसकी होती है, मेल जेनाइटल पोर। किसकी होती है, मेल जेनाइटल पोर, यानी नर तौलीदी अजू का मुंह।
क्या होता है, नर तौलीदी अज़ू का वहां पर क्या होता है, मुंह होता है, जिसको कहा जाता है मेल जेनाइटल पोर। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि इनकी जो जिस्म है, यानी ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पर कौन है, क्लाइटेलम, और यहाँ पर कौन है, फीमेल जेनाइटल पोर, ये सिंगल। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, मेल जेनाइटल पोर, ये देखिए क्या है, वहां पर मेल जेनाइटल पोर होती है। फिर जिस्म की सतह पर, इनकी जो जिस्म है उसकी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इनकी जो जिस्म की सतह है उसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी पोर्स पाई जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। ये क्या होती है, इनको कहा जाता है नेफ्रिडियोपोर। क्या कहा जाता है इनको, नेफ्रिडियोपोर। क्या कहा जाता है इसको, नेफ्रिडियोपोर। क्या मतलब होता है नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर का मतलब ये होता है वो सुराख, पोर का मतलब क्या है, सुराख, वो सुराख जिससे इखराजी मादे, इखराजी मादे, या हम कहेंगे फजूल मादे, क्या कहेंगे हम उसको, फजूल मादे, क्या हो गए, जिस्म से क्या हो गए, खारिज किए जाएंगे, बाहर किए जाएंगे। जैसा हम इंसानों के जिस्म के अंदर जो गुर्दा है, उस गुर्दे के अंदर क्या पढ़ते हैं, नेफ्रॉन। क्या पढ़ते हैं हम, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन भी हमारे गुर्दे के अंदर, ये नेफ्रॉन भी हमारे गुर्दे के अंदर क्या करता है, इखराजी मादों को जिस्म से बाहर करने का क्या करता है, काम करता है। वैसे ही इनके जिस्म में कौन होता है, इनके जिस्म में होता है नेफ्रिडियोपोर। याद रहेगा। ठीक है। नाउ नाउ अब एक और चीज यहां पर बहुत अहम है जिसको याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक और स्ट्रक्चर है, एक और साफ्ट है, उसको कहा जाता है सीटाई। क्या कहा जाता है इसको, सीटाई। ये सीटाई क्या है, ये सीटाई एस, एस जो इंग्लिश का अल्फाबेट है ना, एस शक्ल की लाइन, या उसको बोला जाता है रो, क्या बोला जाता है इसको, लाइन, या उसको बोला जाता है रो, या हम उसको उर्दू में कहेंगे खत। क्या होता है, खत। तो यहां पर क्या होता है, एक सीटाई शक्ल होती है, एस शक्ल होता है। तो ये जो सीटाई होती है, ये सीटाई अब्सेंट होती है या मौजूद नहीं होती है। कहां पर मौजूद नहीं होती है, ये सीटाई मौजूद नहीं होती है, पहला पहला हिस्सा। दूसरा, आखिरी हिस्सा। कहां पर नहीं होती है, आखिरी हिस्सा। और ये कहां नहीं होती है, तो ये नहीं होती है तो क्लाइटेलम। कहां पर नहीं होती है ये, क्लाइटेलम। तो ये तीन हिस्से होते हैं, इन तीन हिस्सों के अंदर कौन एब्सेंट होता है, सीटाई। तो अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि पहला, आखिरी और क्लाइटेलम को छोड़कर जिस्म के हर एक हिस्से में, यार हिस्से का मतलब क्या है यहाँ पर, सिगमेंट, जिस्म के हर सिगमेंट में क्या होती है, एस शेप्ड, हर सिगमेंट में क्या होती है, एस शेप। सीटाई की क्या होती है, खतार होती है, लाइन होती है, खत होता है, या रो होती है। जो हर एक हिस्से के बीच में इपिडर्मल पिट्स, किसके दरमियान में होती है, इपिडर्मल पिट्स। इपिडर्मल पिट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहरी दीवार है, उस बाहरी दीवार जो इपिथेलियम से बनी होती है, किससे बनी होती है, इपिथेलियम से बनी होती है, उसकी पिट्स, पिट्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा, गढ़ा बोलते हैं जिसको हम जिसको क्या बोलते हैं, गढ़ा, गड्ढा, खड्डा, है ना। तो ये जो गढ़ा होता है, उस गढ़े के अंदर होती है, में बिखरा होता है। सीटाई अंदर और बाहर हो सकता है। सीटाई क्या करता है, अंदर और बाहर। अंदर और बाहर का मतलब क्या है, वो रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। और इस सिकुड़ने और फैलने की वजह से वो बहुत अहम काम, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन, क्या करता है वो, लोकोमोशन। लोकोमोशन म्हणजे
लोकोमोशन का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा लोकोमोशन का मीनिंग क्या है? सिर्फ हरकत है क्या? सिर्फ हरकत है या हरकत से कुछ और भी बात इस हरकत का मतलब कुछ और भी होता है? हरकत यहां पर सिर्फ हरकत का मतलब नहीं है कि लोकोमोशन। देखिए एक होती है हरकत, हाँ बहुत अच्छा अलीजाबा जी, एक हरकत, हरकत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। जैसा मेरी आंख है, मेरी आंखों में भी हरकत है, मेरी जबान है, मेरी जबान में भी हरकत है, लेकिन इस हरकत की वजह से मेरी जगह चेंज नहीं होती। इस हरकत की वजह से मेरी जो लोकेशन है, मेरी जो जगह है वो तब्दील नहीं होती। लेकिन अगर मेरे पाँव में हरकत होने लगे तो मेरे पाँव की हरकत की वजह से क्या होगा, मेरी जगह चेंज हो जाएगी, मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चला जाऊंगा। उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है, लोकोमोशन। तो आमतौर पे हरकत, हरकत के अंदर दो तरह की हरकत है। एक हरकत वो है जिससे आपके जिस्म की जगह में कोई तब्दीली ना हो, दूसरी हरकत वो है जिससे आपके जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आपकी लोकेशन, जगह आपकी तब्दील हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए, तब उसको कहा जाता है लोकोमोशन। जी क्लियर? हाँ बहुत अच्छे अक्साबाजी, नकल व हरकत, नकलो मकानी हम बोलते हैं ना, हिजरत करना बोलते हैं हिजरत, तो ऐसा नकलो मकानी है, बहुत अच्छा वर्ड। ना अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनाटॉमी। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, एनाटॉमी की बात करने वाले हैं। अच्छा ये मेरी स्क्रीन पे ये जो वर्ड्स हैं ये दिख रहे हैं क्या आपको? क्या छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्लियर क्लियर दिख रहा है सब, क्या छोटा छोटा हो गया बहुत? समझ आ रहा है, पढ़ते आ रहा है, पढ़ते आ रहा है कि, लेकिन थोड़ा बारीक है लेकिन पढ़ते आ रहा है क्या आपको? दानिश पढ़ते आ रहा है क्या बेटा? अच्छा माशाल्लाह अलीजाबा जी, ठीक है। नाउ नाउ हम क्या कह रहे हैं कि एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी में ये है कि जो कछुए है, कछुए का जो, सॉरी कछुआ बोल रहा हूं मैं, केचुआ, जो केचुआ है ये अर्थवॉर्म है, तो केचुए की जो जिस्म की दीवार है, तो बाहर से उस पर एक पतला गैर खलवी क्यूटिकल, देखिए अब ये बहुत अहम है, क्या है ये, गैर खलवी, क्या बोला गया उसको, क्यूटिकल ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल। तो इनके जिस्म के ऊपर एक कवर होता है, इनके जिस्म के ऊपर क्या होता है, कवर होता है, उस कवर को कहा जाता है गैर खलवी। गैर खलवी का मतलब क्या है, वहां पर सेल नहीं होता, वहां खलिया नहीं होता है, वो किसी और मटेरियल की बनी हुई होती है, इसलिए उसको कहा जाता है गैर खलवी क्यूटिकल। तो जो बाहर की सतह है इसकी, बाहर की जो जिस्म की दीवार है, उसमें सबसे पहले कौन होता है, गैर खलवी क्यूटिकल होती है, जिसके जरिए वो क्या होता है, मलफूफ होता है, ढका हुआ होता है, कवर करके रखा होता है। फिर ये जो गैर खलवी क्यूटिकल है, इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, इस एपिडर्मिस के नीचे होती है दो उजली सतह, दो उजली सतह। अब यहां पर कौन है, एक है एपिडर्मिस और दूसरी कौन है, दूसरी है मस्कुलर लेयर। आपको याद होगा मस्कुलर लेयर के मामले में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कौन है,
उजलाती लेयर है ना। इस उजलाती के लेयर के नीचे सबसे अंदर की जानिब, अब इस उजलाती लेयर के नीचे भी सबसे अंदर की जानिब कौन होती है? वो होती है सीलोमिक इपिथेलियम। उसको क्या कहा जाता है? सीलोमिक एपिथेलियम। क्या कहा जाता है इसको? सीलोमिक इपिथेलियम ना। दो बातें यहां समझ लीजिए जो बहुत अहम है, उसके बाद में हर वर्ड का आपको मीनिंग समझाऊंगा। पहली बात कि जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस एक अकेला कॉलमनार इपिथेलियल सेल की सतह से बना हुआ होता है, जिसमें इखराजी हुदूदी खलिए होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? इखराजी हुदूदी खलिए। तो ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस को बनाने वाले सेल कौन से हैं? बनाने वाले सेल कौन से हैं? कॉलमनार इपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। कौन है? कॉलमनार एपिथेलियल सेल, या जिसको हमने क्या कहा था? सुतूनी। याद आ रहा है? सुतूनी एपिथेलियल खलिए। और ये जो कॉलमनार एपिथेलियल या सुतूनी जो खलिए होते हैं, उनके अंदर हुदूदी खलिए होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर? हुदूदी खलिए। इसका मतलब ये है कि जो केचुआ है, इस केचुए के जो एपिडर्मिस लेयर है, उसको बनाने वाले जो खलिए हैं वो कॉलम की तरह दिखने वाले सुतूनी खलिए है। और उनके अंदर जब तब्दीली होती है, जब उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? हुदूदी का काम करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। दूसरा कि यहां पर हमने कहा कि मस्कुलर लेयर, दो उजली सतह। कितनी उजली सतह है? दो है। ये जो दो उजली सतह है, उसमें से एक जो उजली सतह है वो है सर्कुलर। वो कैसी है? सर्क्यूलर। दूसरी कौन सी है? वो है लॉन्जिट्यूडिनल, तूलुल बलदी। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब तूलुल बलदी, सर से लेकर पांव तक। तो सर से लेकर पांव तक। और दूसरी जो है वो कैसी है? सर्कुलर, जिस्म के अतराफ दायरे की शक्ल में वो मौजूद होती है। तो इस तरह से इनके जिस्म के अंदर कितनी लेयर होगी? इनके जिस्म के ऊपर जो हो गई है, 1 2 3 और 4। तो इनका जो जिस्म है वो कितनी सतहों से, इनकी जो वॉल है, इस वॉल के अंदर कितनी सतह है? 4। देखिए अल्लाह की इतनी सी मखलूक है, इतनी छोटी सी मखलूक है, उसके ऊपर 4 लेयर है। 4 लेयर से इसको अल्लाह ताला ने ढाक के रखा हुआ है। तो उसकी हिफाजत देखिए वो कैसी करता है। बात समझ आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है? अरे बाकी के लोग कहाँ गए? सिर्फ 3 ही लोगों का आया अभी। अक्सा, लीजा, ठीक, सलाउद्दीन, शायान, याहिया, मोहम्मद, आजिक, फातिमा, अदनान, महक। दानिश का भी आ गया। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है, जो इनकी बाहर की सतह पर है, इनके बाहर के जिस्म के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना। अब हम इनके एनाटॉमी के अंदर एक और अहम बात को समझने वाले हैं। वो अहम बात क्या है? उस अहम बात को क्या है कि इनका जो जिस्म है, उस जिस्म के अंदर क्या है? हाजमे की नली है। क्या है? हाजमे की नली है। और ये जो नली है ये सीधे ट्यूब की तरह होती है। ये किस तरह से है? सीधे ट्यूब की तरह। तो ये क्या है? ये उनके हाजमे की नली है। और ये हाजमे की नली कैसी है? सीधे ट्यूब की शक्ल की है। आपको मालूम है, हमने कहा है कि जो हाजमी निजाम है, जो हाजमी निजाम है, तो वो केचुए का हाजमी निजाम भी अगर हो, तो उस केचुए के हाजमी निजाम के अंदर भी एक कैनाल है जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंटरी कैनाल, ग़िज़ा की नाली या ग़िज़ा की नली, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंटरी कैनाल। तो इनके पास भी एलिमेंटरी कैनाल होती है जो सीधी ट्यूब की तरह है। फिर जो जिस्म के पहले से लेकर आखिरी हिस्से तक पाई जाती है।
अब ये जो हाजमी नली है ये पहले हिस्से से लेकर कहां तक होगी, आखिरी हिस्से तक, पहले से लेके आखिरी हिस्से तक, यानी फर्स्ट सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट। जो पहला सेगमेंट होता है उसको हमने क्या कहा, पेरिस्टोमियम, क्या कहा हमने उसको, पेरिस्टोमियम। और जो आखिरी हिस्सा होता है उसको कहा जाता है एनल सेगमेंट। क्या कहा जाता है उसको, एनल सेगमेंट। तो ये याद रखिए, पहला सिरा और आखिरी सिरा, या पहला सेगमेंट और आखिरी जो सेगमेंट है। फिर यहां पर एक और चीज याद रखना है, बहुत अहम है, जिसको याद रखना है आपने, कि ये एक मीकाती मुंह दानी कहवा में खुलता है, जो बढ़कर उजलाती फेरिंग्स के हिस्से में जाता है। यहां पर अब क्या है कि एक मेखाती मुंह दहानी कहवा। अब यहां पर क्या हो गया कि ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहां पर जो होता है उनका दहानी कहवा यानी जो मुंह है। अब ये जो मुंह है, ये मुंह कहां से कहां तक है, तो फर्स्ट से 3 सेगमेंट। नहीं, ये जो माउथ है उनका, ये माउथ है, ये माउथ कहां से कहां तक है, तो माउथ जो होता है वो 1 से लेकर 3, फर्स्ट से लेकर थर्ड सेगमेंट तक है। उसके बाद जो होता है ये मुंह होता है, तो मुंह जाके कहां पर खुलता है, फेरिंग्स। कहां जाके खुलता है, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स की लोकेशन है तो वो कहां पर है, वो है फोर्थ सेगमेंट। कहां पर है, चौथे सेगमेंट में। फिर उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद एक छोटी पतली ट्यूब, जिसको क्या कहते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस कहाँ होता है, ये एसोफेगस है। एसोफेगस की लोकेशन की बात करें तो एसोफेगस कहां से कहां तक है, 5th to 7। कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट तक है, 5वें से लेकर 7वें सेगमेंट तक ये मौजूद है। फिर उसके बाद एसोफेगस के बाद क्या होता है, आगे की जानिब बढ़कर एक उजलाती गिजार्ड। क्या है, यहां पर एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है, गिजार्ड। ये जो गिजार्ड है, ये गिजार्ड कहां से कहां तक होता है, तो ये गिजार्ड 8 से 9, कौन से वाले हिस्से में है, 8 to 9। कौन से वाले हिस्से में है, 8 से लेकर 9 तक है। फिर ये जो गिजार्ड है ये क्या काम करता है, कैसा काम करता है, इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक और हिस्सा है, वो हिस्सा कौन है, वो है मैदा। वो कौन है, मैदा। तो यहां पर देखिए ये है स्टमक। स्टमक कहां से कहां तक है, तो स्टमक ये हमारे जिस्म के अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 9th, और खत्म कहां पर हो रहा है, 14th। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 9th, और कहां खत्म हो रहा है, 14th। और उसके बाद क्या है, हमारे जिस्म के अंदर इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइन 15th सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट, कहां से कहां तक है, 15 से लेकर लास्ट, यानी एनल सेगमेंट तक कौन मौजूद होता है, हमारे जिस्म के अंदर कौन होता है, इंटेस्टाइन मौजूद होता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिसको हमने याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ सबसे पहले याद रखना है कि जो माउथ है, जो मुंह है, वो 1 से लेकर 3 के हिस्से में मौजूद है। मुंह के बाद कौन है, फेरिंग्स, वो कहां पर है, 14 सेगमेंट पे है, 4वें हिस्से में है। उसके बाद है एसोफेगस। एसोफेगस कहां पर है, 5वें से लेकर 7वें हिस्से तक है। उसके बाद गिजार्ड है। गिजार्ड कहां से कहां तक है, 8 से लेकर 9वें हिस्से तक है। जो स्टमक है वो 9वें से लेकर 14वें हिस्से तक है। और उसके बाद है इंटेस्टाइन, आंत है। वो आंत कौन से हिस्से में है, 15 से लेकर आखिरी सेगमेंट तक, आखिरी हिस्से तक। जी, नमीरा, गिजार्ड और शयान। उर्दू में क्या बोलना है बेटा, गिजार्ड। गिजार्ड का मतलब क्या होता है, मिक्सर, जो छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, पीस के रख देगा। नाउ अब बात हो रही थी कि गिजार्ड क्या है, तो यहां पर ये बातें तो समझ में आई आपको, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस। अब नया आपके लिए है गिजार्ड। गिजार्ड क्या होता है, तो ये मिट्टी के छोटे छोटे जर्रों को और सड़ी गली पत्तियों को पीसने में क्या करता है, मदद करता है। ये जो गिजार्ड होता है ना, ये गिजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत अहम है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उनके जिस्म का अंदर मिक्सचर है।
कौन है ये? मिक्सचर है। ये क्या कर देगा? मिक्स करके रख देगा, पीस के रख देगा। तो ये क्या करता है, जो भी छोटे छोटे जरिए, क्योंकि हमको मालूम है जो केचवा है वो केचवा क्या करता है, केचवा क्या करता है, बहुत अच्छा लफ्ज बोला है, ग्राइंडर। ये क्या होता है? ग्राइंडर है। ग्राइंड करके रख देता है, पीस के रख देता है। तो ये जो ग्राइंडर है ये क्या करता है, ये गिजार्ड मिट्टी को, मिट्टी के जर्रों को, और जो पत्ते होते हैं झाड़ों के, उन पत्तों को भी क्या कर देता है, पीस के रख देता है, ग्राइंड करके रख देता है, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देता है, तोड़ के रख देता है। उसको कहा जाता है गिजार्ड। ठीक है। फिर मैदा जो होता है उसमें 9 से 14 हिस्से तक क्या होता है, मैदा पाया जाता है। केचुए का जो खाना है वो सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी के साथ मिला हुआ नामियाती मादा है। इसका जो खाना है वो क्या है, सड़ी गली पत्तियां हैं और मिट्टियों के साथ जो मिला हुआ नामियाती है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो उसका क्या है, खाना है ना। यहाँ पर एक गुदूद है, एक ग्लैंड है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? उस ग्लैंड का नाम है कैल्सीफेरस गुदूद। क्या कहा जाता है इसको? कैल्सीफेरस गुदूद, जो मैदे में होता है और इंसानों में पाए जाने वाले ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अरे ये ह्यूमन में कहां से आ गया? ये क्या करता है, ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, तो उस ह्यूमिक एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ह्यूमिक एसिड जो होता है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ तो भी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई, तो इसको याद रखिए। जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है ये क्या करता है, जो ह्यूमिक एसिड बनता है, क्या बनता है, ह्यूमिक एसिड। अब ये ह्यूमिक एसिड क्या है, ये ह्यूमिक एसिड जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में मौजूद होता है। तो इस ह्यूमिक एसिड की वजह से जो केचुआ है, उस केचुए के जिस्म के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। उस एसिडिटी को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। यानी हम कहते हैं ना तेजाबी और असासी, तो उसको जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो होता है, ये ह्यूमस की वजह से क्या होता है, ये ह्यूमस जो होता है ये मिट्टी के अंदर एक एसिड है जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमस जो होता है ये ह्यूमिक एसिड है। बेसिकली यहाँ पर ये जो तर्जुमा है ये गलत है। क्या है ये तर्जुमा? यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का मतलब ह्यूमन में, इंसानों में मौजूद होने वाला नहीं है। ये ट्रांसलेशन गलत हो गया। ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो हमारे मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है। तो जब ये सॉइल खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो इनके जिस्म में ये ह्यूमिक एसिड चला जाएगा, जिसकी वजह से उनके जिस्म की एसिडिटी बढ़ जाएगी। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? कैल्सीफेरस गुदूद करेगा। फिर आंत की होती है, आंत 15वें हिस्से से शुरू होती है और आखिरी वाले हिस्से तक होती है। कहां से स्टार्ट होगी? 15 से, और कहां तक जाएंगी? आखिरी हिस्से तक। फिर एक जोड़ा छोटा कोनिकल इंटेस्टिनल सीका है, यानी इनके पास एक जोड़ा होता है, उसको कहा जाता है कोनिकल। जो कैसा होता है? कोनिकल होता है, यानी त्रिकोण होता है। कोनिकल का मतलब कैसा होता है? त्रिकोणी, यानी 3 कोनों की शक्ल का एक होता है, उसको कहा जाता है सीकाय। क्या कहा जाता है इसको? इंटेस्टिनल सीकाय। क्या कहते हैं इसको? इंटेस्टिनल सीकाय। तो यहाँ पर इंटेस्टिनल सीकाय होता है, जो छोटे छोटे कोनिकल शक्ल के होते हैं, जो आंत के 26वें हिस्से में होते हैं। ये जो कोनिकल हिस्सा है ये कौन से वाले हिस्से में है? 26, यानी 26। कौन से वाले हिस्से में होते हैं? 26 हिस्से से निकलते हैं। 25 से लेकर 35 वे हिस्से के दरमियान पाई जाने वाली जो आंत है, 25 से लेकर 35 यानी यहां से लेकर यहां तक जो आंत होती है, उस आंत की एक खास खूबी है कि इसकी जोहरी दीवार यानी डॉर्सल साइड के अंदर दरमियानी जो तय होती है उसे कहा जाता है टाइफ्लोसोल। क्या कहा जाता है उसको? टाइफ्लोसोल। क्या कहा जाता है इसको? टाइफ्लोसोल कहा जाता है। इसकी वजह से आंत में, इसकी वजह से आंत में इंजज़ाब की जो असली रकबा है, इंजज़ाब का जो असली रकबा है, यानी सरफेस एरिया,
इंचेस आपका क्या है, सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया या एब्जॉर्प्शन जो सरफेस एरिया है, वो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करेगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाइयत को ये क्या कर सकता है, जज्ब कर सकता है, अपने खून में क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? हाँ बहुत अच्छा एलिजा, टाइफ्लोसोल ये विल्लाई की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ फिर यहां पर एक और चीज याद रखिए कि जो हाजमे की नली है, इस हाजमे की नली के बाहर, यानी हाजमे की नली जहां खत्म होने वाली है, हाजमे की नली के बाहर की तरफ एक छोटे गोल सुराख के जरिए, छोटा सा क्या होता है, गोल सुराख होता है, जहां पर किसे होते हैं, एनस, उसको क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है, उसका आखिरी हिस्सा कहा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से, और एलिमेंट्री कैनाल खत्म कहां पर होती है, एनस। कहां पर खत्म होती है, एनस। फिर जो नामियाती मुरक्कबात होते हैं, नामियाती मुरक्कबात से भरपूर खामरे निगली हुई मिट्टी के हाजमे की नली के जरिए गुजरती है, जहां हजमी खामरे इस पेचीदा चीज को छोटे छोटे जज्ब हो जाने वाली इकाइयों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब जो भी नामियाती मुरक्कबात है, जो भी ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा जब हाज़मी नली से गुजरेगी, तो हाज़मी नली से गुजरने के बाद क्या होगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अब ये छोटी चीजें आंत की झिल्ली के जरिए जज्ब कर ली जाती है। यानी हमने जो अभी पढ़े टाइफ्लोसोल, टाइफ्लोसोल ये एक ऐसा हिस्सा है जो फोल्डेड एरिया है, जो इंतजाम की शरह में क्या करेगा, इजाफा करेगा, और फिर इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो जो इंतजाम शुदा ग़िज़ा है, उन ग़िज़ाओं को आगे चल के फिर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उनको जिस्म के अंदर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक शायद आप लोगों को बात समझ में आई होगी। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इसमें कुछ और दो तीन सिस्टम बाकी है। कल हम उन सिस्टम्स को खत्म करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल ये पूरा इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सबक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस सबक के कंप्लीशन के बाद, इस सबक के कंप्लीशन के बाद मेरा इरादा ऐसा हो रहा है कि हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या हमारे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले दो तीन चैप्टर्स हैं, उनको कवर करना, और उसके बाद फिर बॉटनी पे जाना, या फिर पहले बॉटनी करना फिर उस पे जाना। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा होता है। शाम तक मैं आपको बताता हूँ कि कल हम ये खत्म होने के बाद कौन सा वाला सबक की शुरुआत करेंगे। अलबत्ता ये है कि बहुत सारे बच्चों के अभी इंफॉर्मेशन निकालना, एडमिशन चालू हो गया, क्योंकि आपको मालूम है मुसलमान बहुत करीब आने के बाद जाग जाते हैं असल में। अब जागने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है, अब वो फटाफट फटाफट ये चाहते हैं कि 30 दिन में मैं उनका सिलेबस खत्म कर दूं। तो ऐसे जो आपके दोस्त है जो अभी जागे हैं, वो आना चाह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे सवालात है। अगर कुछ उनको डाउट प्रॉब्लम है तो उनको मेरा नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन अब मेरा ये रहेगा कि जितने चैप्टर हमारे हो गए, उस चैप्टर से उनको हम आगे लेकर जाएंगे। सेकंड बैच तो मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ, लेकिन उस सेकंड बैच के लिए कुछ चीजें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए। अच्छा, कल संडे है, तो कल संडे को मेरा इरादा छुट्टी का है। आप लोगों का क्या इरादा है? अरे ये जो एसजी विश है और
जैसा आप चाहें, मतलब इनका इरादा छुट्टी का है लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एसयूविश वाले हैं ना, ये बीच में आके खड़े हो गए, जिधर अपन जाएंगे उधर उतर जाएंगे, वो नहीं बोले तो अभी हाँ बोलेंगे और छुट्टी बोले तो भी खुश। हम्म, तो कल फजर के बाद ले लेते हैं क्या, क्योंकि कल फजर के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो हम फजर के मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं कल। ठीक है, चलिए ठीक है, कल कल इंशाल्लाह हमारी जो क्लास रहेगी। अरे अब भी क्या, अब भी संडे हॉलीडे कहाँ से आ गया अभी ये? ठीक है, कल फजर के बाद इंशाल्लाह हम लोग 6:45 मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। 6:45 से 7:45, 7:45 से 7:45। ठीक है, 7:45 बजे तक हमारी कल क्लास खत्म हो जाती है। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 8 बजे तक हमारी क्लास कल खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।